ओके स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं सेट्स। सबसे पहली बात यह है कि सेट आखिर होता क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेट और व्हाट इज ए सेट। एक्चुअली सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, वेल डिफाइंड। अब समझने की कोशिश करते हैं कि वेल डिफाइंड का आखिर मतलब होता क्या है। सपोज करो कि आपका कोई कलेक्शन है, उस कलेक्शन के अंदर रैंडमली आपने मान लिया 10 स्टूडेंट को अपने स्कूल के अंदर से गैदर कर दिया, तो वो फिर एक सेट नहीं होगा, क्योंकि वो स्टूडेंट डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एक कॉमन प्रॉपर्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। ओके, और अगर आप ये कहो कि भाई 10 स्टूडेंट आपने कलेक्ट किए हैं, वो भी 11th A से या 11th B से या 11th C से, ठीक है, आप ही के स्कूल के हैं, तो वो फिर एक सेट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू 11th A और 11th B और 11th C ऑफ द सेम स्कूल। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जो कैरेक्टरिस्टिक या जो प्रॉपर्टी या जो डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। अगर मैं सपोज करो आपको ये बात कहता हूं कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटिन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, हाँ ये बात अलग है, मुंशी प्रेमचंद ने जो किताबें लिखी, जैसे शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, बड़े भाई साहब, सवा शेर गेहूं, दो बैलों की कथा, बहुत सारे नॉवेल्स उन्होंने लिखे, मैंने उनका कलेक्शन किया। ओके, अब आपको उनमें से कोई नॉवल पसंद है या नहीं है, ये अलग इश्यू है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। आपको कहना पड़ेगा एवरीबडी विल से ऑल दीज नॉवेल्स इज रिटिन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटिन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद इज नोन एज ए सेट। ये बात क्लियर होगी। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ये बात समझते हैं आप। चलिए, ये तो थी डेफिनेशन सेट की। इसके बाद बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। आखिर सेट है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। ठीक है ना, लिखना भी तो पड़ेगा ना अल्टीमेटली। तो सबसे पहले है हमारा यहां पे रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम डायरेक्टली लिस्ट कर देते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड इन ए कर्ली ब्रैकेट। केवल और केवल कर्ली ब्रैकेट, नॉट अदर ब्रैकेट। ठीक है, लाइक सपोज करो हम ये बात कहते हैं कि भाई ए इज ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस और इक्वल टू 5। मतलब ए कोई एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स हैं और वो नेचुरल नंबर्स 5 से या तो छोटे हैं या फिर 5 के इक्वल तक हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर्स को? 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से स्टार्ट किया, 1 लिखा, कॉमा से सेपरेट किया गया, फिर 2 लिखा, फिर कॉमा से सेपरेट किया, 3 लिखा, फिर कॉमा से सेपरेट किया, 4 लिखा, ठीक है, फिर कॉमा से सेपरेट किया, 5 लिखा। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब हमने सेट तो लिख दिया, सपोज ये हमने सेट लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5। कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना कंपलसरी है, अदरवाइज फिर वो सेट नहीं कहलाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखना होगा आपको। चलिए, ये बात हुई। इसके बाद अब सेट तो लिख दिया, अब यार इसका कोई नामकरण तो करना पड़ेगा ना, आपको कुछ नॉमिनेशन तो होना चाहिए इसका। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं। अब इसको अगर कोई नाम दिया जाएगा तो वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। तो सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, और उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको तो आप किसी भी रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हुई बात हमारी रोस्टर फॉर्म की। तो इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ द सेट is written directly or listed directly, separated by commas and enclosed in a curly bracket. ओके, तो ये एग्जांपल्स आपके सामने
में है। इसके बाद दूसरी जो हमारी फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। सपोज करो किसी ने कहा कि भाई आप 1000 नेचुरल नंबर का सेट बनाओ। अब यार 1000 नेचुरल नंबर लिखते लिखते तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उस कॉमन प्रॉपर्टी को यहां पे हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज हाईलाइटेड। ओके, लिखने का तरीका क्या होगा उसको देख लेते हैं। सपोज हमारे पास बी कोई सेट है और हमें कहा ये गया है कि आप एक ऐसा सेट तैयार करो जिसके एलिमेंट नेचुरल नंबर हो, बट वो नेचुरल नंबर कहां तक हो, 10 तक हो, यानी 10 तक हो, 10 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस और इक्वल टू 10, ये लिखा गया। देखो यहां पे एक सिंबल लगाया गया, दिस सिंबल रिप्रेजेंट सच दैट, और सच दैट का मतलब होता है हिंदी में अगर लिखा जाए ऐसा है। अब आप अपने आप से सवाल करो कैसा है, वो आगे डिफाइन कर दिया जाता है। तो x सच दैट x यानी x ऐसा है, फिर क्वेश्चन आपके मन में आएगा कैसा है, वो आगे डिफाइन किया गया। x बिलोंग्स टू n, दिस इज द सिंबल फॉर बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब रिलेटेड टू, संबंधित है। ओके, बिलोंग्स टू का सिंबल है, किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, पूरी की पूरी हम आपको एक लिस्ट बताएंगे। स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं, उनके जो स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, तो उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि भाई जो आपका x है वो कहां से कहां तक है। ठीक है, नेचुरल नंबर तो है, बट यार उसकी कोई लिमिट तो होगी। स्टार्टिंग तो मालूम है, स्टार्टिंग तो 1 से शुरू होगा, लेकिन एंड कहां होगा, तो लेस और इक्वल टू 10 तक, यानी 10 भी इंक्लूड करना है। और अगर हमसे कोई ये कहता कि एक ऐसा सेट तैयार करो जो नेचुरल नंबर का तो हो, बट उसके अंदर जो एलिमेंट हो वो 10 से छोटे हो, तो हम क्या करते हैं, यहां पे साइन ऑफ इक्वलिटी को रिमूव कर देते, तो केवल लेस देन रख लेते। ठीक है, तो ऐसा है। इसके बाद यहां पे कुछ सिंबल्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसा कि सच दैट। किसी किताब में फ्रेंड्स सच दैट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इधर दिस, एक वर्टिकल लाइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस सिंबल इज आल्सो नोन एज सच दैट। लिखने का तरीका क्या होगा, x सच दैट x और x सच दैट x, तो सेम ठीक एक ही बात है, तो कोई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ किताब वाले ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ किताब वाले ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिलोंग्स टू आपको पता चल गया, लेस और इक्वल टू आपको पता है, लेस देन भी आप पढ़ चुके हो, ग्रेटर देन आप पढ़ चुके हो, लेस देन और इक्वल टू भी पढ़ चुके हो। अब बिलोंग्स टू तो ठीक है, और अगर ऐसा लिखा जाता, ऐसा लिख के सपोज करो काट दिया जाता, तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है कि ये इससे रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये बात करूं, सेट ए की अगर मैं बात करूं, तो मैं ये कहूं कि क्या 6 इसको बिलोंग करता है, सेट ए को। क्या एलिमेंट 6 सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, कंटेंट है? आप कहोगे नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैंसिल आउट कर दिया आपने, यानी कि 6 डज नॉट रिलेटेड टू ए। और अगर ये कहा जाता कि क्या 3 इसको बिलोंग करता है, तो आप चेक करो कि क्या 3 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 के इक्वल या 5 से लेस देन है। हाँ, इक्वल तो नहीं होता बट लेस देन तो होता है, और वो इसमें कंटेंट है, इसका मतलब बिलोंग्स टू। ओके, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। और ये हम जो टाइप्स ऑफ सेट को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, ये डिस्क्राइब करने जा रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेंड इन द सेट। यानी सेट के अंदर जो नंबर्स हैं एलिमेंट्स के, जिनको उनका मेंबर भी कहा जाता है, उनके बेसिस के ऊपर हमने इसको कैटेगराइज किया। किस तरीके से कैटेगराइज किया, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो? सोचो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसे एलिमेंट को, ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? नल सेट। लिखने का तरीका क्या होगा भाई? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो कर्ली ब्रैकेट होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं? सेट के एलिमेंट होते हैं। और जब एलिमेंट ही नहीं है तो किसी को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। और इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक लेटर 5 से। तो 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इन जनरल 99% जो मिलेगा बुक्स के अंदर 5 लिखा हुआ मिलेगा। तो दिस सिंबल रिप्रेजेंट फॉर नल सेट। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई नल सेट, और इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। नाम से ही पता चलता है ना, एम्प्टी सेट यानी कि रिक्त सेट, खाली, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। और ये कहा गया, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज ये कहा गया कि भाई ए इज ए सेट x such that x square minus 2x plus 1 less than 0, कि x belongs to R, ये कहा गया। नल सेट के एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। तो नल सेट के लिए एक सेट दिया गया है जो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, x such that, यानी कि x ऐसा है, कैसा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0। और x को डिफाइन किया गया कि x बिलोंग्स टू R। R स्टैंड फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स। जितने भी रियल नंबर्स हैं, यानी कि दोज नंबर्स विच कैन बी प्लॉटेड ऑन द रियल लाइन और नंबर लाइन, यू कैन से इन द अदर वर्ड। ओके, चलिए अब देखने वाली बात यह है कि क्या यार ये नल सेट है कि नहीं है। अब देखो x किसको बिलोंग करता है? x तो r को बिलोंग करता है, और r तो यार माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होता है। अगर r की मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, ये नंबर लाइन स्टार्ट होती है माइनस इन्फिनिटी से, टर्मिनेट होती है प्लस इन्फिनिटी में। अब आखिर कितने नंबर्स हम इसके अंदर डाल के चेक करें कि वेदर इट इज नल सेट और एम्प्टी सेट? तो हमारी तो जिंदगी बीत जाएगी ना, तब भी ये खत्म होने वाला नहीं। तो क्या आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, x माइनस 1 होल स्क्वायर? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और अगर हम यहां पे कोई भी रियल वैल्यू डाल दें, ठीक है, इवन अगर आप ये इमेजिन करो कि यार x को अगर मैं 1 डाल दूं तो क्या होने वाला है? 0 हो जाएगा। और 0 को हम 0 से छोटा तो कभी भी नहीं कह सकते, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एग्जाम्पल है नल सेट का, यानी कि हमारे पास करस्पॉन्डिंग टू x बिलोंग्स टू R ऐसा कोई भी x नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो यानी कि इस सेट के अंदर कौन आने वाला है? कोई भी नहीं आने वाला है। और जब कोई भी नहीं आने वाला है तो ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? नल सेट। तो इट मीन्स A is a null set. तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर नल सेट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे? अभी हम टाइप्स ऑफ सेट की बात कर रहे थे, ठीक है, और किस बेसिस पे कर रहे थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेंट इन द सेट। तो हमने शुरुआत कहां से करी? हमने एक ऐसे सेट से शुरुआत करी जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, विच डज नॉट कंटेन इवन ए सिंगल एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? आपका नल सेट कहलाता है। उम्मीद है ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है,
तो ये था टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर सबसे पहले नल सेट। और इसके बाद बात करते हैं सिंगलटन सेट कि भाई आखिर सिंगलटन सेट होता क्या है, कि सिंगलटन सेट होता क्या है। अब नाम पे थोड़ा सा ध्यान दो, आप जरा सा फोकस करिए नाम के ऊपर। सिंगल यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, तो ऐसा सेट क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। उसकी भी एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। अगर इसी एग्जांपल के अंदर यहां पे इक्वल टू का साइन लगा दिया जाए, अब आप चेक करिए, x इज इक्वल टू, एक्स को डिफाइन किया, सॉरी सेट ए को डिफाइन किया गया, किस तरीके से डिफाइन किया गया, x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस और इक्वल टू 0, और x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी r को बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिखा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पे आप कोई भी रियल वैल्यू डाल दीजिए, जो आपके मन में आए, कोई भी रियल वैल्यू डाल दीजिए। होल स्क्वायर होने की वजह से वो 0 तो हो सकता है, बट यार नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, या होता है? मैंने तो कभी देखा नहीं होता है। आप भी थोड़ी देर के बाद मान जाओगे, अभी सोचोगे यार होता है कि नहीं होता है, फिर अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे आओगे कि यार नहीं होता है। तो किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन 0 हो सकता है, और अगर 0 हो सकता है तो इसका मतलब एक एलिमेंट तो इसको मिल ही गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। अब देखो नाम पे ध्यान दो, आप जरा नाम पे फोकस करो। फाइनाइट सेट, फाइनाइट के बारे में आप क्या जानते हो? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप काउंट कर सकते हो, एक क्वांटिटी विच इज काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हो, यानी नंबर गिन के बता सकते हो। तो समझने के लिए हम क्या करते हैं कि मैं आपके सामने एक सेट लिखता हूं। मैंने एक सेट लिखा, से 1 2 3। अब आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। बहुत इजीली आपने कैलकुलेट किया, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है सर, 3 है, चलेगा। 3 एलिमेंट्स है, एग्री करोगे, आप भी करोगे, मैं भी करूंगा, सब कोई करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके एलिमेंट को आपने काउंट कर लिया। तो काउंट कर लिया तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, फाइनाइट हैं। चूंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन्ड इन द सेट। ओके, तो इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन्ड इन ए इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। स्मॉल एन लिखा गया ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। ओके, पहले वाले ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है, 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। ये पहला ब्रैकेट होता है, फर्स्ट ब्रैकेट कहलाता है। उसके बाद ये ब्रेस, जिसको कर्ली ब्रैकेट के नाम से भी जाना जाता है, और फिर ये विंडो वाला ब्रैकेट, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट भी आप लोग बोलते हो। ठीक है, तो इसके अंदर लिखा गया। तो कितने हैं भाई, 3। तो चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल थे, तो दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। तो उम्मीद है फाइनाइट सेट भी स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट, नाम पे फोकस करो, फिर से एक बार ध्यान दो। इनफाइनाइट यार एक ऐसी क्वांटिटी जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता। जैसे अर्थ से स्काई तक की डिस्टेंस, नोबडी कैन काउंट इट। ओके, अगर मुझे ये कहा जाए कि भाई ये आप एक ऐसा सेट लिखो, या सभी नेचुरल नंबर का सेट लिखो, चलो, या सभी होल नंबर का सेट लिखो, या सभी इवन नंबर का सेट लिखो, या सभी ओड नंबर का सेट लिखो, काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते यार। एग्जाम्पल, सभी नेचुरल नंबर का सेट लिखा गया, तो मैंने क्या किया, 1 2 3। कहां तक लिखूंगा यार, अल्टीमेटली ये तो एंडलेस है ना, कभी खत्म ही नहीं होने वाले हैं। तो क्या करेंगे, डॉट डॉट डॉट, और क्लोज कर दें। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों, इनफाइनाइट सेट। तो मुझे उम्मीद है कि इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी जो बेस थी किसके ऊपर, नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन्ड इन द सेट। यानी सेट को देख के, सेट को आइडेंटिफाई करके, सेट के अंदर के एलिमेंट, भाई या तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, नल सेट आपने कहा, ठीक है, साइड कर दो। किसी के अंदर एक ही एलिमेंट था, आपने सिंगलटन सेट कहा, उसको भी साइड कर दिया।
किसी के अंदर एलिमेंट हमने काउंट कर लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 जहां तक भी गया, अगर हम काउंट कर सकते हैं तो वो क्या कहलाए, फाइनाइट सेट। और अगर यार काउंट ही नहीं किए जा सकते तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। उम्मीद है इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, यानी कि किसी भी फाइनाइट सेट का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, इसको कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो मोस्ट पॉपुलर वर्ड है दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। तो जैसे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने एक सेट लिखा था, मैं फिर से लिख देता हूं। सपोज मेरे पास सेट है ABC। अब यार इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो आप काउंट कर सकते हो ना, कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3। अगर मेरे पास एक और सेट होता, वो होता सपोज 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट मैंने लिया, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं। तो यही कहलाता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। मैं फाइनाइट की बात कर रहा हूँ, अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। इनफाइनाइट में तो काउंट ही नहीं हो सकते। केवल और केवल फाइनाइट सेट के लिए ही आप उसके नंबर्स को काउंट कर सकते हो। दैट इज वाई दीज काइंड ऑफ सेट्स आर नोन एज फाइनाइट सेट। तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो ही कहलाता है कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ द सेट। ठीक है, तो ये भी उम्मीद है कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ द सेट भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट आखिर होते क्या हैं। सपोज हमारे को 2 सेट दिए गए, एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है, और इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अब देखो सेम से मतलब क्या है। सपोज सेट ए है, सेट ए के अंदर ABC लिखा गया और सेट बी के अंदर 1 2 3 लिखा गया, तो ये नंबरिंग में तो सेम है बट आइडेंटिकल भी होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल सेट्स के बारे में कि सेट ए अगर हमारे पास सपोज 1 2 3 है और सेट बी अगर हमारे पास 1 2 3 है, देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मैं इसी सेट को ऐसा भी लिख सकता हूं 2 1 3। इसी सेट को ऐसा भी लिखा जा सकता है 3 1 2, कुछ भी ऑर्डर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी एंड आइडेंटिकल। यार एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, नंबर से मतलब नहीं है, नंबर से बात नहीं बनेगी। एलिमेंट भी अगर सेम है तो वो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन में ये कहता है कि भाई ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड आइडेंटिकल एलिमेंट्स। भाई इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट तो होने चाहिए, ये तो नेसेसरी कंडीशन है, बट सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि वो क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल भी होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो यू कैन से दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो मेरे ख्याल से इक्वल सेट्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट सेट के अंदर इक्वल तो ऑलरेडी इंक्लूड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास सेट ए है सपोज ABC, सेट बी है 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है ना, आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल नहीं है भाई, इधर ABC है इधर 1 2 3, आइडेंटिकल कैसे हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है बट डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं है। अगर आइडेंटिकल हो जाएंगे तो इक्वल सेट हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट और इक्वल में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है
कि यहां केवल नेसेसरी कंडीशन इंप्लीमेंट होती है, नेसेसरी कंडीशन ही इंप्लीमेंट होती है, और वो क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अगर कहीं ऐसा पाया जाता है तो वी कैन से दैट द गिवन सेट्स और या फिर सेट ए इज इक्विवेलेंट सेट बी, ये हम कह सकते हैं। सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। ए हमें दिया गया सपोज ए बी सी, सेट बी की अगर मैं बात करूं उसको मैं लिख देता हूं 1 2 3। अब यहां पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं वो तो 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी की अगर हम बात करें तो उसमें भी 3 है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि भाई एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, then we can say that set A is equivalent to set B। तो उम्मीद है दोस्तों कि इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी। इसमें कोई मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ समझने के लिए था। ठीक है, तो केवल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद बात करते हैं सबसेट की। सबसेट, अब देखो जैसे सबसेट आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे सुने होंगे, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। ओके, तो सब का मतलब थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है। तो अगर हम 2 सेट कंसीडर करें, सपोज मैंने सेट ए लिखा से 1 2 3, मैंने सेट बी भी लिखा और इसको मैंने लिखा से 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ लिखा। तो यहां पे हमें देखना यह है कि भाई कौन किसका सबसेट है। हम ए और बी की बात बाद में करेंगे, हमें देखना यह है कि कौन किसका सबसेट है। तो सबसेट की डेफिनेशन के अंदर ये कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास 2 सेट हों, एक सेट ए है एक सेट बी है, जैसा कि आप देख भी रहे हो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं आपको विजिबल हो जाएगा। और अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के अंदर हों, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कंटेन्ड इन सेट बी, ओके, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लाइंग इन सेट बी। ठीक है, यानी ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हों, तो यार ये तो छोटा ही होगा ना अल्टीमेटली। ठीक है ना, तब ये कहते हैं कि देन ए इज सेड और ए इज नोन एज, ए इज टर्म्ड एज सबसेट ऑफ बी। तो लिखने का तरीका क्या होगा मैथमेटिकली, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट। सबसेट, कुछ किताब वाले इसको ऐसा भी लिखते हैं, यहां इज इक्वल टू का साइन लगा होता है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे चल के क्लियर करूंगा आपको। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो फिर से अपनी बात को रिपीट कर देता हूं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेन्ड इन बी देन वी कैन से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे मैंने 5 लिखा, क्या ये मैं बात कह सकता हूँ कि यार 2 जो है ना वो 5 से छोटा होता है? हाँ बिल्कुल, ये बात तो कही जा सकती है ना, इससे तो एग्री करोगे आप, इसमें तो कोई मैंने नई चीज़ नहीं लिखी। अच्छा, एक स्टूडेंट कुछ ऐसा लिख देता है कि यार वो लिख देता है कि 5 ग्रेटर देन 2, दोनों में से कौन सही है? सोच के बताओ यार, दोनों ही सही है ना अपनी जगह। एक बच्चा बोलता है कि 2 5 से छोटा होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा बच्चा बोलता है कि 5 2 से बड़ा होता है, वो भी तो सही बोल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे जो सेट ए है वो सेट बी से छोटा है, तो हम बी सेट को ये भी कह सकते हैं कि बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। तो दिस इज द सिंबल फॉर सुपर सेट, दिस इज द सिंबल ऑफ सुपर सेट, तो ये भी कहा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि सबसेट और सुपर सेट की बात भी आपको क्लियर होगी। सपोज हमारे पास ए सेट है जिसके एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 है। अगर हमें ये कहा जाए कि भाई इस सेट के सबसेट प्रोड्यूस करो या कितने सबसेट होंगे,
ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाए इस पे थोड़ा सा विचार करके देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसेट की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसेट का मतलब इसके मुझे सबसेट बनाने, तो सबसेट का मतलब जो सेट बनने वाले हैं वो इससे तो छोटे ही होंगे ना, इससे बड़े तो हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में, बराबर हो सकता है ओके, बट इससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना। क्या ऐसा हो सकता है कि इस कोई एक ऐसा सेट हो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो? अच्छा, बनेंगे कैसे सबसेट? सपोज करो यार एक इंस्पेक्टर है और उस इंस्पेक्टर के अंडर में सपोज करो 10 पुलिस वाले हैं, एक बड़ा ऑफिसर आता है, उसको क्या करना है, एक सब इंस्पेक्टर अपॉइंट करना है। ओके, सिचुएशन को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक कौन है इंस्पेक्टर है, उसके अंडर में किसी थाने के अंदर इमेजिन करो, या किसी चौकी के अंदर या किसी पुलिस बीट के अंदर, जो भी कुछ है, एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक इंस्पेक्टर, उसके अंडर में 10 कांस्टेबल, यहां तक समझ आ गया। एक बड़ा ऑफिसर आता है, उसको यहां पे एक सब इंस्पेक्टर अपॉइंट करना है, भाई उसकी हेल्प के लिए एक सब इंस्पेक्टर वो अपॉइंट करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, ए से पूछेगा भाई सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अब आपके मन में आ रहा होगा यार हर कोई चाहेगा ना प्रमोशन, तो ऐसा नहीं है, मना भी कर सकते हैं कि यार नहीं मैं तो कांस्टेबल ही ठीक हूँ। बी से पूछेगा, सी से पूछेगा, यानी 10 के 10 से पूछेगा। क्या ये कोई सिचुएशन अराइज हो सकती है कि यार 10 के 10 ही मना कर दें, डिनाई कर दें कि नहीं सर हमें बनना ही नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। तो पहला जो सबसेट क्रिएट होने जा रहा है यहाँ पे वो नल सेट है, जिसको एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, यानी कि 5 से डिनोट कर सकते हैं। ये सिचुएशन हो सकती है। फिर किसी और से पूछा गया, यानी इंडिविजुअल से पूछा जा रहा है। तो भाई राम से पूछा, हाँ भाई सब इंस्पेक्टर बनोगे? हाँ सर बन जाऊंगा। श्याम से पूछा, घनश्याम से पूछा, सब तैयार हो सकते हैं, यानी इंडिविजुअल रूप में भी सब तैयार हो सकते हैं। तो पहले में क्या हो सकता था, पहली सिचुएशन क्या कहती है कि कोई भी एग्री ना करे। दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है, देखो सेट बनाना है, सेट बनाना है तो करली ब्रैकेट को भूलना मत। 1 हो सकता है, इसने हाँ कर दी, एग्री कर दिया। 2 भी एग्री कर सकता है, 3 भी एग्री कर सकता है। यार ये भी तो हो सकता है ना कि 1 और 2 दोनों ही एग्री कर जाएं, ये सिचुएशन भी तो हो सकती है। और ये भी हो सकती है कि 1 और 3 भी एग्री कर जाएं। और दोस्तों ये भी हो सकती है कि 2 और 3 कर जाएं। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि तीनों ही एग्री कर जाएं। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो ये सिचुएशंस हो सकती है। कोई भी एग्री ना करे, एम्प्टी सेट, कोई भी तैयार नहीं हुआ। 1 उससे पूछा यार तू सबसेट बनेगा, उसने कहा हाँ बन जाऊंगा। 2 से पूछा गया, एग्री करा। 3 से पूछा, एग्री करा। एक सिचुएशन ये हो सकती है, 1 से पूछा, 2 से पूछा, दोनों एग्री कर गए। 1 से पूछा ठीक है, 3 से पूछा हाँ एग्री कर गए, तो एक सिचुएशन ये भी बन सकती है। 2 से पूछा, 3 से पूछा, दोनों ने एग्री कर दिया, या फिर तीनों ने ही एग्री कर दिया। तो कितने बने, काउंट अगर आप इनको करोगे तो टोटल कितने बने, 8 बने। तो आखिर ये नंबर आया कहाँ से? अब सवाल ये उठता है कि यार ये आया कहाँ से, कैसे पता चला है, कैसे कॉम्बिनेशन बना है? अगर इससे बड़ा आ गया तो सर हम तो फंस जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि अब ज़्यादा बड़ा तो नहीं पूछेगा आपसे कोई, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है इसको बनाने में। हाँ, नंबर जरूर पूछ सकता है कि भाई एक सेट आपको दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट मुझे बता दो। ठीक है, तो अब सब तो नहीं बनाओगे आप, सब बनाने के बाद तो काउंट करना पड़ेगा, और अगर कोई मिस हो गया तो आपका तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो हुआ क्या होगा अल्टीमेटली, मतलब ये 8 कैसे आया, इस पे विचार करते हैं। देखो क्या हुआ, जो बड़ा ऑफिसर था वो 1 के पास गया और इससे पूछा कि भैया तुम सबसेट बनोगे? तो ये क्या जवाब दे सकता है? बीइंग ए ह्यूमन बीइंग ये क्या जवाब दे सकता है? यही बोलेगा ना, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, यानी 2 ऑप्शन है।
2 के पास गए, उसका भी जवाब यही हो सकता है, या तो हाँ हो सकता है ना हो सकता है। 3 के पास गए, हाँ हो सकता है ना हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो अल्टीमेटली कितना मिला आपको? 8। अब इसमें मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? क्या मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूं? सॉरी, क्या मैं 8 को ऐसा लिख सकता हूं? ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर मुझे लगता है कि ये शायद आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं एक बी सेट ले रहा हूं जिसके अंदर मैंने केवल और केवल 2 ही एलिमेंट कंसीडर किए। ठीक है, मैंने इसके सबसेट बनाने शुरू किए 5, यानी एम्प्टी सेट 1 2 देन 1 2। कितने हुए टोटल? 4 हुए, यानी 2 × 2 4। और 4 को मैंने भाई ऐसा लिखा 2 raised to the power 2 के रूप में लिखा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों के अंदर कॉमन चीज देखो कि यार कॉमन क्या है। मैंने 2 एलिमेंट रखे, यहां पे मैंने 3 एलिमेंट रखे, मैं 4 रख सकता था। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि यहां पे देख रहे हो ना 2 बेस 2 है, दोनों जगह बेस 2 है। डिफरेंस कहां आ रहा है? केवल और केवल पावर में आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अब यहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर वो तो 2 हैं, और देखो ये 2 यहां रखा हुआ है। यहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? ए के अंदर आपको 3 मिलेंगे, और ये जो 3 है ये यहां रखा हुआ है। तो इससे एक कंक्लूजन निकला कि भाई टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 raised to the power n a। एन ए मीन्स कार्डिनल नंबर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन्ड इन द सेट। तो यहां से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए मैं ये कहूं आपको कि भाई एक मेरे पास सेट है, जैसे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर से 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। तो सबसेट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 raised to the power 4, यानी कि कितने मिले आपको? 60। तो मुझे उम्मीद है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करना आपको आ गया होगा, और साथ ही साथ सबसेट की डेफिनेशन तो जैसा कि आपको पता कि वो आपको क्लियर थी। ठीक है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं था। कैसे बनाए गए, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, लास्ट डिस्कशन और कर लेते हैं चलते चलते इस वीडियो के अंत में कि प्रॉपर सबसेट देखो सबसेट तो है, तो सबसेट तो निकालना आता ही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर। बट अगर प्रॉपर सबसेट की अगर वो बात करें कि भाई प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर सबसेट कैसे कैलकुलेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपको पता चला 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन्ड इन द गिवन सेट, जिसका हम सबसेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये आ गया। अब देखो प्रॉपर सबसेट के लिए क्या होगा कि ये सेट अगर इसके अंदर से एक्सक्लूड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। सबसेट की डेफिनेशन क्या थी? इफ वी हैव 2 सेट्स like A like B, if all elements of A contained in B, then we can say that A is a subset of B। तो यही बात तो इंप्लीमेंट हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर सेट के ऊपर। अब देखो यहां पे ये है, मैं एक बार A को रिपीट कर देता हूं, सपोज ये, या मैं इसको अगर B कहूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए B कह देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब सबसेट की डेफिनेशन को यहां पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। क्या A के सभी एलिमेंट B के अंदर हैं? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि A इज ए सबसेट ऑफ B, एंड क्या B के सभी एलिमेंट A के अंदर हैं? बिल्कुल है। तो B इज आल्सो कॉल्ड सबसेट ऑफ A। तो यार A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तो इससे तो एक कंक्लूजन ही निकल गया ना कि A और B कैसे हैं? इक्वल हैं, इक्वल सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या थी कि भाई टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड आइडेंटिकल। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हो बट आइडेंटिकल भी हो। तो यहां पे ऑलरेडी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, दोनों के अंदर क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें भी 3 है उसमें भी 3 है और आइडेंटिकल भी है। तो दैट इज वाई वी कैन से दैट दे आर इक्वल सेट्स। प्रॉपर सबसेट की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होगा कि कोई भी सेट चूंकि अपने आप का सबसेट होता है, उस सेट को एक्सक्लूड कर दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई प्रॉपर सबसेट में कितने सबसेट बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होंगे कितने। अगर हमें इसी एग्जांपल को हम कंसीडर करें, हमें सेट ए दिया गया और हमसे ये कहा गया कि भाई इसके प्रॉपर सबसेट बताओ, तो इसमें से इसको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट को कैलकुलेट करने का तरीका होगा 2 रेज टू द पावर na -1। ओके, अब यहां पे देख लेते हैं एनालिटिकली, इसको वेरीफाई करके देखते हैं। 2 कितना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 सेट ए के अंदर, इसको रखेंगे यहाँ पे -1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 3 -1, यानी कितना मिला आपको 7 मिला। अब आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये आपका आ गया। तो ये क्या है, जो नंबर निकल के आया वो कौन है, ये नंबर है प्रॉपर सबसेट का। यानी कि अगर ए कोई सेट दिया गया और ये हमसे पूछा जाता कि भाई इसके टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताओ, तो कितने आ जाते, 7 आ जाते। तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एक नई कंसेप्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक टेक केयर, बाय बाय।